तुमको मालूम है कि तुम कहाँ खड़े हो? यहाँ जिस्म का बाजार लगता है। मैं यानी एक मर्द नीले गुलाबी बल्बों वाले इस कोठे में खुद को बेचने के लिए खड़ा था। मैंने जवाब दिया, हाँ दिख रहा है, पर मैं पैसे के लिए कुछ भी करूँगा। मेरे सामने अधेड़ उम्र की औरत नहीं, वो ट्रांसजेंडर थी। पहली बार उसे देखा तो डर गया कि ये कौन है। उसने मुझे कहा, बहुत एटीट्यूड है तेरे में, लेकिन इधर नहीं चलेगा। दिन के 9 से 10 घंटे एक IT कंपनी की नौकरी करने वाला मैं उस पर डरा हुआ था। लगा कि मेरा ज़मीर मर रहा है। मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं ऐसा करूँगा, लेकिन मेरी ज़रूरतों ने मुझे इस ओर धकेल दिया। मैंने पूछा, मुझे कब तक रुकना होगा? कल ऑफिस है मेरा। जाकर ऑफिस ही कर ले। यहाँ क्या कर रहा है फिर? ये जवाब पाकर मैं चुप हो गया। कुछ ही मिनटों में इस बाजार के लिए मैं एक नया माल, एक छैला हो गया। वो ट्रांसजेंडर अचानक नर्म होकर बोली, तेरी तस्वीर भेजनी होगी, नहीं भेजी तो कोई बात नहीं करेगा। ये सुनते ही मेरी हालत खराब हो गई। मेरी तस्वीर पब्लिक होने वाली थी। मैं सोच रहा था कि कोई रिश्तेदार देख लेगा तो क्या होगा मेरा भविष्य। पहले दाईं तरफ से, फिर बाईं तरफ से और उसके बाद सामने से मेरी तस्वीर खींची गई। इसके अलावा 2 आकर्षक तस्वीरें भी मांगी गई। मेरे सामने ही वो तस्वीरें किसी को व्हाट्सएप पर भेजी गईं। तस्वीरों के साथ लिखा था, नया माल है, रेट ज्यादा लगेगा, कम पैसे का चाहिए तो दूसरे को भेजती हूँ। मेरी बोली लग रही थी, जो अंत में 5,000 रुपए में तय हुई। इसमें मुझे क्लाइंट के लिए सब कुछ करना था। ये सब किसी फिल्म में नहीं, मेरे साथ हो रहा था। बहुत अजीब था। मैं जिंदगी में पहली बार ये करने जा रहा था। बिना प्यार, इमोशंस के कैसे करता? एक अनजान के साथ करना होगा, ये सोचकर मेरा दिमाग चकरा रहा था। एक पीली टैक्सी में बैठकर मैं उसी दिन कोलकाता के एक पॉश इलाके के घर में घुसा। घर के भीतर बड़ा फ्रिज था जिसमें शराब की बोतलें भरी हुई थीं। घर में काफी बड़ा टीवी भी था। वो शायद 32 से 34 साल की शादीशुदा महिला थी। बातें शुरू हुई और उसने कहा, मैं तो गलत जगह फंस गई। मेरा पति गे है, अमेरिका में रहता है, तलाक दे नहीं सकती। एक तलाकशुदा औरत से कौन शादी करेगा? मेरा भी अलग अलग चीजों का मन होता है, बताओ क्या करूं? हम दोनों ने शराब पी। उसने हिंदी गाने लगाकर डांस करना शुरू किया। हम दोनों डाइनिंग रूम से बेडरूम गए। अब तक उसने मुझसे प्यार से बात की थी। काम जैसे ही खत्म हुआ, पैसे देकर बोली, चल कटले, निकल यहाँ से। उसने मुझे टिप भी दी। मैंने उससे कहा, मैं ये सब पैसों की मजबूरी की वजह से कर रहा हूँ। उसने कहा, तेरी मजबूरी को तेरा शौक बना दूंगी। मेरी मजबूरी जो कोलकाता से सैकड़ों किलोमीटर दूर मेरे घर से शुरू हुई थी। मेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली को मैं अनलकी लगता था, क्योंकि मेरे जन्म के बाद ही पिता की नौकरी चली गई। वक्त के साथ ये दूरियां बढ़ती गईं। मेरा सपना MBA करने का था, लेकिन इंजीनियरिंग करने को मजबूर किया गया और नौकरी लगी कोलकाता में। ऑफिस में सब बांग्ला ही बोलते। भाषा और ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से मैं परेशान रहने लगा। शिकायत भी की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बाथरूम जाकर रोता तो कार्ड के इन और आउट टाइम को नोट करके कहा जाता, ये सीट पर नहीं रहता। मेरा आत्मविश्वास खत्म होने लगा था। धीरे धीरे डिप्रेशन ने मुझे घेर लिया। डॉक्टर के पास भी गया, लेकिन परेशानियां खत्म नहीं हुई। जिम्मेदारियों और परेशानियों का गठर कंधों पर इतना भारी लगने लगा कि मैंने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया। मुझे पैसे कमाने थे ताकि मैं MBA कर सकूं, घर पैसे भेज सकूं और कोलकाता की ये नौकरी छोड़कर भाग जाऊं। इस बीच मुझे इंटरनेट पर मेल एस्कॉर्ट यानी जिगोलो बनने का रास्ता दिखा। ऐसा फिल्मों में देखा था। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहां जिगोलो बनने के लिए प्रोफाइल बनाई जा सकती हैं, लेकिन ये कोई जॉब प्रोफाइल नहीं था। मैं जिन औरतों से मिला उनमें शादीशुदा, तलाकशुदा, विधवा और सिंगल लड़कियां भी शामिल थीं। इनमें से ज्यादातर के लिए मैं एक इंसान नहीं, माल था।
जब तक उनकी इच्छाएं पूरी न हो जाती। सब अच्छे से बात करती, कहती कि मैं अपने पति को तलाक देकर तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन बेडरूम में बिताए कुछ वक्त के बाद सारा प्यार खत्म हो जाता। ये सोसाइटी हमसे मजे भी लेती है और हम ही को प्रोस्टिट्यूट कहकर गालियां भी देती है। एक बार एक पति पत्नी ने साथ में बुलाया। पति सोफे पर बैठा शराब पीते हुए हमें देखता रहा। मैं उसी के सामने पलंग पर उसकी पत्नी के साथ था। ये काम दोनों की रजामंदी से हो रहा था। शायद दोनों की ये कोई डिजायर रही हो। इसी बीच 50 साल से ज्यादा उम्र की महिला भी मेरी क्लाइंट बनी। वो मेरी जिंदगी का सबसे अलग अनुभव था। पूरी रात वो बस मुझसे बेटा बेटा कहकर बात करती रही, बताती रही कि कैसे उनका बेटा और परिवार उनकी परवाह नहीं करता, वे उनसे दूर रहते हैं। वो मुझसे भी बोली, बेटा इस धंधे से जल्दी निकल जाओ, सही नहीं है ये सब। उस रात हमारे बीच सिवाय बातों के कुछ नहीं हुआ। सुबह उन्होंने बेटा कहते हुए मुझे 13 रुपये भी दिए, जैसे एक माँ देती है अपने बच्चे को सुबह स्कूल जाते हुए। मुझे वाकई उस महिला के लिए दुख हुआ। फिर एक रोज जब मैंने शराब पी हुई थी और जिंदगी से थकान महसूस कर रहा था, मैंने माँ को फोन किया। उन्हें गुस्से में कहा, तुम पूछती थी ना कि अचानक ज्यादा पैसे क्यों भेजने लगे। माँ मैं धंधा करता हूँ। धंधा? वो बोली, चुप कर, शराब पीकर कुछ भी बोलता है तू। ये कहकर माँ ने फोन रख दिया। मैंने माँ को अपना सच बताया था, लेकिन उन्होंने मेरी बात को अनसुना कर दिया। मेरे भेजे पैसे वक्त से घर पहुँच रहे थे ना। मैं उस रात बहुत रोया। क्या मेरी वैल्यू बस मेरे पैसों तक ही थी? इसके बाद मैंने माँ से कभी ऐसी कोई बात नहीं की। मैं इस धंधे में बना रहा क्योंकि मुझे इससे पैसे मिल रहे थे। मार्केट में मेरी डिमांड थी। लगा कि जब तक कोलकाता में नौकरी करनी पड़ेगी और MBA में एडमिशन नहीं ले लूंगा, तब तक ये करता रहूंगा। लेकिन इस धंधे में कई बार अजीब लोग मिलते हैं। शरीर पर खरोंचे छोड़ देते थे। ये निशान शरीर पर भी होते थे और आत्मा पर भी। और इस दर्द को दूसरा जिगोलो ही समझ पाता था, सोसाइटी चाहे जैसे देखे। इस प्रोफेशन में जाने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैंने MBA कर लिया और इसी MBA के दम पर आज कोलकाता से दूर एक नए शहर में अच्छी नौकरी कर रहा हूँ। खुश हूँ। नए दोस्त बने हैं जिनको मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं मालूम। शायद ये बातें मैं कभी किसी को नहीं बता पाऊंगा। हम बाहर जाते हैं, फिल्म देखते हैं। रानी मुखर्जी की लागा चुनरी में दाग फिल्म मेरी फेवरेट है। शायद मैं उस फिल्म की कहानी से खुद को रिलेट कर पाता हूँ। हाँ, अतीत के बारे में सोचूं तो कई बार चुभता तो है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो मेरे मरने के बाद भी कभी नहीं बदलेगा। दोस्तों, आप सभी को मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना। कहानी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।